वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे हमें शॉर्ट नोट में अपने क्या क्या मेंशन करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यह हमारा है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड। तो इसमें पढ़ना है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके बारे में जो इंट्रोडक्शन और ये सारी चीज़ें 10th शेड्यूल में है, 1985 के 10th शेड्यूल में। और इसमें है कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ इसलिए होता है कि पनिशेस इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पीएम एंड एमएलएस फॉर लीविंग वन पार्टी फॉर अनदर। ठीक है, तो ये जो इंडिविजुअल मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, चाहे एमपी को ले ले, एमएलए को ले ले, ठीक है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में मतलब अगर वो जाते हैं तो उनके लिए होता है। 10th शेड्यूल जो होता है उसको एंटी डिफेक्शन एक्ट के नाम से भी जानते हैं। और इसमें है कि इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन वाया, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था, मतलब ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से। ठीक है, फिर ये जो डिफेक्शन है 1/3 इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, ठीक है, और अगर उनका मर्जर होता है, मतलब ये जो डिफेक्शन है जिसमें 1/3 अगर इलेक्टेड मेंबर हैं जो पॉलिटिकल पार्टी के, वो अगर होते हैं तो उसको एज अ मर्जर माना जाता है, तब उसको इसमें कंसिडर नहीं किया जाता। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में क्या हुआ कि चेंज दिस नाउ एट लीस्ट 2/3 मेंबर ऑफ पार्टी। तो इसमें कहा गया है कि अब 2/3 मेंबर ऑफ द पार्टी लगेंगे, मस्ट बी इन अ फेवर ऑफ अ मर्जर। मतलब अगर किसी को मर्जर करना है, ठीक है, तो 2/3 मेंबर जो होंगे उनका क्या करना पड़ेगा, वो फेवर में होने चाहिए। ओके और अगर चेयरमैन और स्पीकर की बात करें तो उसके केस में क्या होगा, ये जुडिशियल रिव्यू का एक मुद्दा बन जाता है और उसमें जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। एनी लेजिस्लेटर वोटेड अगेंस्ट पार्टी विप, ही शी वुड बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द हाउस। तो एक विप जनरेट होता है, ठीक है, तो अगर कोई भी लेजिस्लेटर है, ठीक है, अगर वो वोट करता है विप के अगेंस्ट, तो वो क्या होगा, वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा हाउस से। तो ये सारी चीज़ें आपने लक्ष्मीकांत में ऑलरेडी पढ़ रखी होगी। इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, नेक्स्ट है चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड, ठीक है, आया हुआ है इंटरेस्ट ऑफ द राइट्स से रिलेटेड। अभी देखो, आज मैंने अभी ये डाउनलोड अपना वो एनालिसिस का बनाया था, पर वो समहाउ ऐप काम नहीं किया, तो उस वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। इसके लिए आज एनालिसिस द हिंदू के जो न्यूज़पेपर का रहता है वो नहीं, बस ये प्रोवाइड कर पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी। तो इसमें चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड है 1959 जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने उन्होंने अडॉप्ट किया डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट चार्टर इन है जिसमें बात किया जाता है इंश्योरिंग बेसिक राइट टू ऑल चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18। तो जितने भी चिल्ड्रन हैं जो 18 ईयर्स से नीचे हैं उनकी राइट को इंश्योर करने की बात करी जाती है कि उनके जो बेसिक राइट है वो कैसे जो सिक्योर किया जाए, कैसे प्रोवाइड किया जाए, उसकी बात है। और उसमें एक चीज़ और कही गई है, मैन काइंड ओ टू द चाइल्ड द बेस्ट इट कैन गिव। ठीक है, तो ये लाइन भी वहाँ पे कही गई है। चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ देयर वनरेबिलिटी, कई बार चिल्ड्रंस जो है अपनी वनरेबिलिटी के कारण विक्टिम भी हो जाते हैं, विक्टिम ऑफ अब्यूज़ ऑफ पावर बाय द पीपल हु आर इंटरेस्टेड विद देयर प्रोटेक्शन। तो जिसको कई बार समझा जाता है कि ये उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उन्हीं से कई बार उनको अब्यूज़ झेलना पड़ता है। ठीक है, उन्हीं से उनको कई बार चीज़ें जो नहीं एक्सपेक्ट होता वो देखने को मिलता है, जैसे चाइल्ड अब्यूज़ और ये सारी चीज़ें। तो ये भी इंश्योर करने की ज़रूरत है। और घर परिवार में भी लोगों को ये चीज़ देखनी चाहिए कि किसी को भी ऐसे नहीं क्या कर लेना चाहिए, किसी पे यकीन करके अपने बच्चे को ऐसे ही उनके साथ छोड़ देना चाहिए। ये भी ज़रूरी है कि बच्चे की बातचीत करके सारी चीज़ें समझे और उससे पूछे कि किसी ने गलत तरीके से कोई बिहेव तो नहीं किया, किस तरीके से कुछ भी प्रॉब्लम है बच्चे को, तो वो चीज़ भी समझनी चाहिए। नेक्स्ट है चाइल्ड फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी। तो राइट ऑफ प्राइवेसी की बात की गई है चाइल्ड के लिए भी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चिल्ड्रन कैन नॉट बी मैकेनिकली सब्जेक्टेड टू डीएनए टेस्ट। मतलब कोई भी बात हुई, किसी जैसे पार्टनर हैं, ठीक है, डाइवोर्स ले रहे हैं या समथिंग, किसी को शक है किसी पे, तो वो डीएनए टेस्ट करा ले रहा है। तो इसमें एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि चिल्ड्रन को इतना बर्डन नहीं दे सकते। चिल्ड्रन हमेशा नहीं हो सकता एक सब्जेक्ट के तौर पे उसको देखा जाए, एक मटेरियल के तौर पे उसको देखा जाए, ये भी इंश्योर करना है। एंड एवरी केस बिटवीन वेरिंग पेरेंट्स एज अ शॉर्टकट टू स्टेबलाइजिंग इनफिडिलिटी। तो मतलब कुछ भी अगर दिक्कत है तो डीएनए टेस्ट और ये सब करा रहे हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए, तो वो भी चाइल्ड को हमेशा नहीं परेशान कर सकते हैं, ये भी बात कही गई है।
चिल्ड्रन मस्ट नॉट बी रिगार्डेड एज मटेरियल ऑब्जेक्ट, उसको एक मटेरियल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करना है. दे बी सब्जेक्टेड टू फॉरेंसिक डीएनए टेस्टिंग ओनली एज लास्ट रिसॉर्ट, मतलब अगर सब ऑप्शंस हो गए हैं या लास्ट ऑप्शन डीएनए टेस्ट बचा है तभी कराने की बात यहाँ पे कही गई है. चिल्ड्रन डू नॉट बिकम द फोकल पॉइंट ऑफ बैटल बिटवीन स्पाउसेस, कि मतलब जैसे कि दो पार्टनर हैं, मतलब स्पाउस हैं, उनके बीच में झगड़े हैं, कलह हो रही हैं, कोई भी चीज़ें हैं, तो बार बार उसमें क्या होता है कि बच्चे को फोकल पॉइंट ना बनाएं, ये भी चीज़ें इंश्योर करनी है. 1989 में कहा गया यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चिल्ड्रन में कि माइल्स टू गो बिफोर एवरी चाइल्ड इन इंडिया ग्रांटेड स्पेशल केयर एंड असिस्टेंस, मतलब एक स्पेशल केयर और असिस्टेंस यानी कि सहायता और स्पेशल केयर देने की ज़रूरत है हर एक बच्चे को. ठीक है. एवरी चाइल्ड हैज़ एवरी राइट, मतलब हर चिल्ड्रन के पास सारी राइट होनी चाहिए, सारे अधिकार होने चाहिए, ये भी बात यहाँ पे की गई है. इंडिया रेटिफाइड कन्वेंशन इन 1992. अब देखो एक बार ऑप्शन आता है ना कि रेटिफाइड है कि नहीं, तो ये याद रखना है कि इसमें इंडिया क्या है, रेटिफाइड है, इस कन्वेंशन में इंडिया ने रेटिफाइड किया है. सेवरल लॉ हैज़ बीन इनैक्टेड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द चिल्ड्रन, किस किस चीज़ से प्रोटेक्ट करने की बात यहाँ की जा रही है, एब्यूज़ से, वायलेंस से, किसी भी तरीके से के एक्सप्लॉइटेशन से और नेगलेक्ट से. कई बार बच्चों को बचपन में नेगलेक्ट कर दिया जाता है, इसकी वजह से भी उनमें जो कॉन्फिडेंस है, जो चीज़ें हैं, डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाती. ठीक है. वायलेंस का शिकार होते हैं तो वो उनके मन में हमेशा के लिए रह जाता है, वो भी एक तरीके से एक कारण बनता है कि वो जैसे मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं. ठीक है. एब्यूज़ का शिकार होते हैं, तो एब्यूज़ और वायलेंस जो भी चीज़ें हैं, एक्सप्लॉइटेशन, वो उनके मन से निकलता नहीं, क्योंकि बचपन में आपको भी ये याद होगा, हमें भी याद है, बचपन में आपको अभी तक आपकी बचपन की अच्छी यादें हों, बुरी यादें हों, आपको हमेशा लाइफ टाइम याद रहती है. अगर किसी ने बहुत अच्छे से बिहेव किया है तो वो आपके साथ अच्छे से बिहेव किया है तो वो भी आपको याद है, किसी ने आपको बुरे तरीके से ट्रीट किया है तो भी आपको याद है. तो क्योंकि बच्चों का माइंड क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो ये चीज़ भी इंश्योर करनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट की बात यहाँ की जा रही है. आरबीआई गवर्नर एंड मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर मेड टोकन इंस्टेंटेनियस क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस टू ईच अदर. रेमिटेंस क्या होता है, जब फॉरेन कंट्री का जो भी चीज़ें हैं यहाँ आती हैं तो उसकी बात की जाती है, मतलब डोमेस्टिक कंट्री में. यूजिंग यूपीआई एंड पे नाउ मोबाइल एप्लीकेशन ऑन फोन इन इंडिया एंड सिंगापुर. बात यहाँ पे क्यों की जा रही है, ये न्यूज़ क्यों आया हुआ है कि अभी डिजिटल पेमेंट की सिस्टम हो गया है इंडिया और सिंगापुर के बीच में. ठीक है. तो यूपीआई के थ्रू और पे नाउ के थ्रू सिंगापुर से लोग यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं डिजिटली, तो इसकी बात यहाँ पे की गई है. 6 बैंक इन इंडिया, छः बैंक है जो इसमें शामिल होने वाले हैं. 3 स्टेट रन बैंक है, 2 प्राइवेट हैं. ठीक है. इंडियन यूनिट ऑफ सिंगापुर डीबीएस ये भी बैंक है. इन सिंगापुर कस्टम ऑफ डीबीएस बैंक एंड नॉन बैंक लेंडर लिक्विड ग्रुप अवेल ट्रांसफ़र फैसिलिटी. तो ये लोग मिलकर के ट्रांसफ़र फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं. तो ये चीज़ें थी और मैंने आपको बताया कि उसको मैंने रिकॉर्ड किया पर वो समहाउ नहीं हो पाया, उसके लिए सॉरी. तो अभी आज आप शॉर्ट नोट से ही काम चला लो. ओके. थैंक यू.